लखन सिंह का बेटा चमन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके वापस अपने गांव लौटता है। आ गए बेटा, आगे क्या करने का इरादा है? मैं तो कहता हूँ तुम आईएएस की तैयारी कर लो। नहीं पिताजी, हमारे देश को इस समय बिजनेस करने वालों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो रोजगार पैदा कर सकें। मैं कोई ना कोई बिजनेस ही करूंगा। आज तक हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो बिजनेस कैसे होगा? आप पैसों की चिंता ना करें पापा, धंधा करने के लिए दिमाग चाहिए। थोड़े पैसों में भी धंधा शुरू किया जा सकता है। चमन बाजार में जाता है और देखता है कि लाला राम ढाबे पर बहुत सारे खाना खाने वालों की भीड़ लगी हुई है। मुझे एक ढाबा खोलना चाहिए और इसके लिए किसी बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं है। चमन अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर एक ढाबा खोल लेता है। चमन खाने में बहुत ही अच्छा वाला माल इस्तेमाल करता, अच्छा वाला आटा, अच्छे वाले चावल। शुरू के 2 दिन चमन के ढाबे पर कोई नहीं आता। फिर एक दिन एक आदमी आता है। अरे भाई, कितने रुपए की थाली दी है? मात्र 40 रुपए की सर। फिर 2-3 लोग और भी आते हैं। सभी लोग चमन के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। चमन की सब्जी खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते। ऊपर से चमन का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वो अपने ग्राहकों की बहुत इज्जत करता। लेकिन धीरे धीरे चमन की दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अरे भाई, रोटी जल्दी लेकर आओ। अरे मुझे सब्जी ला कर दो। अरे मेरे चावल खत्म हो गए, मेरे लिए चावल लेकर आओ। एक दिन चमन किसी ग्राहक को सब्जी देने जा रहा होता है। जल्दीबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और चमन के सर पर चोट लग जाती है। 1 महीने बाद जब चमन हॉस्पिटल से वापस अपने ढाबे पर लौटता है तो वो देखता है कि उसके आसपास 4-5 नए ढाबे खुल गए हैं। चमन दोबारा ढाबा खोलता है और अपने साथ एक लड़के को भी काम पर रख लेता है। लेकिन इस बार ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहती है। चमन को मजबूरी में अपना ढाबा बंद करना पड़ जाता है। अरे मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि बिजनेस मत कर, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। पिताजी, किसी भी काम में ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, गांव के सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं। या तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर या घर से निकल जा। चमन उदास होकर गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे एक पत्ता गोभी बेचने वाला दिखाई देता है। पत्ता गोभी को देखकर उसे याद आता है कि एक बार उसने दिल्ली में चाइनीज भेल खाई थी। क्यों ना चाइनीज भेल का धंधा ही शुरू किया जाए। चमन नूडल्स, पत्ता गोभी और बाकी जरूरत की सारी चीजें खरीद लेता है और अपना ठेला एक स्कूल के सामने खड़ा कर लेता है। दिन में वो सामान तैयार करता और शाम को चाइनीज भेल बेचता। चमन के पास स्कूल के बच्चों की भीड़ लग जाती। जल्द ही चमन के पास खूब पैसे आने लगते हैं। चमन पूरे गांव में चमन चाइनीज भेल वाला के नाम से फेमस हो जाता है। एक दिन लखन सिंह अपने दोस्त के घर जाते हैं। आओ आओ लखन सिंह, लो ये चाइनीज भेल खाओ। ये तो आज मैं पहली बार खा रहा हूँ। लखन सिंह चाइनीज भेल खाकर देखते हैं। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। किसने बनाया है इसे? अरे तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे बेटे चमन ने बनाया है। पूरे गांव के लोग उसकी चाइनीज भेल खाते हैं। लखन सिंह अपने बेटे के पास जाता है। लखन सिंह देखता है कि चमन बहुत मेहनत से काम कर रहा है और उसने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं पिताजी। बेटा, अब मेरी समझ में आ गया कि पैसा और इज्जत केवल नौकरी से ही नहीं आते, बल्कि बिजनेस करने से भी आते हैं। ये कहानी है राम नारायण की, जो फिरोजपुर स्टेशन पर कूली था। कूली आया मैडम। कितने पैसे लोगे? जो आप दे दे मैडम।
राम नारायण को जो कुछ भी यात्री दे देते वो उसी में खुश रहता था। एक दिन कुछ कुली मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल पर बैठ गए। तब राम नारायण उनके पास गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार को हमारी मजदूरी बढ़ानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे परिवार का क्या होगा? भाई, लेकिन जो यात्री आते हैं क्या उनका परिवार नहीं है? अगर हम अपनी मजदूरी बढ़ा देंगे तो क्या उनकी जेब हल्की नहीं हो जाएगी? जो लोग सफर करना जानते हैं उन लोगों को हमारी मजदूरी भी देनी आनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, और क्या पता ऐसा हो कि ये यात्री खुद ही अपना भार उठाने लगे, तब सोचो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। हाँ, ये बात भी सही है। तब तो हम लोगों के परिवार वालों को भूखा सोना पड़ेगा। सभी कुलियों को राम नारायण की बात समझ आ गई। तभी उसका बेटा करण वहां आया। बाबा, 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 अभी आया। राम नारायण अपने बेटे के पास गया। वहां क्या चल रहा है बाबा? कुछ नहीं, ये लोग फिर से हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन अब सब ठीक है। बाबा, सब कुली हड़ताल पर क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मजदूरी बढ़ाई जाए। ये तो सही नहीं है। सही भी है और गलत भी। मतलब ये कि सही इसलिए क्योंकि कुली लोगों का परिवार को पैसे की जरूरत है, और गलत इसलिए कि ज्यादा मजदूरी यात्रियों की जेब पर भारी पड़ जाएगी। इससे यात्री खुद अपना भार उठाने लगेंगे और हमारा रोजगार ही कम हो जाएगा। नन्हे करण को अपने पापा की बात समझ आ गई। अब 20 साल बीत गए और करण एक जूस कंपनी का मैनेजर बन गया था। अब उसके बाबा कुली नहीं रहे और करण का परिवार बहुत ही खुशहाल था। लेकिन एक दिन करण के सामने एक समस्या आ गई। अब तुम ही बताओ बेटा, हमें क्या करना चाहिए? कानपुर वाली फैक्ट्री के वर्कर्स आए दिन स्ट्राइक पर जाते रहते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो फैक्ट्री ही बंद कर दूं। नहीं सर, फैक्ट्री बंद करने से बहुत से परिवारों को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं क्या करूं? नुकसान झेल कर व्यापार तो नहीं कर सकता हूं ना। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं वहां जाकर उनसे बात करूंगा। अब करण रेलगाड़ी में बैठकर कानपुर के लिए निकल पड़ा। कानपुर पहुंचकर वो सीधे कंपनी में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि फैक्ट्री में हमेशा स्ट्राइक का कारण था कल्लू पहलवान, जो सीधे साधे वर्कर्स को स्ट्राइक करने के लिए बहकाता था। शर्मा जी, मुझे सारे वर्कर्स से बात करनी है। क्या आप उन सभी को यहाँ बुला सकते हैं? कुछ ही देर में सारे वर्कर्स वहाँ आ गए और कल्लू पहलवान भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया। मैंने आप सभी को यहाँ एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। कहानी? ये कहानी मेरी है। मेरे बाबा एक कुली थे जो फिरोजपुर स्टेशन पर कुली का काम करते थे। एक दिन वहाँ एक बहुत ही हट्टा कट्टा कुली आया, भीमा। उसने सारे कुलियों को बहकाना शुरू कर दिया और वो सब कुली हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन फिर मेरे बाबा उन कुलियों के पास गए और उन्हें समझाया कि उनकी हड़ताल से उनका फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि अगर यात्री अपना भार खुद उठाने लगे तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। मेरे बाबा की वजह से उन कुलियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? शायद एक भीमा हमारे साथ भी है। हाँ, और शायद उसी की वजह से तुम सबके परिवार भूखे मर सकते हैं। मालिक तो ये फैक्ट्री बंद करने की सोच रहे हैं। अब इस फैक्ट्री का क्या होगा वो आप सभी को तय करना है। करण ये सब बोलकर वहाँ से चला गया और वर्कर्स आपस में फुसफुसाने लगे। इस बात को 3 महीने हो गए थे। अरे बेटा करण, तुमने फैक्ट्री वर्कर्स पर क्या जादू कर दिया? क्यों सर?
पिछले 3 महीनों से किसी ने स्ट्राइक की बात तक नहीं की। सब समझदार हैं, लेकिन तुमने उनसे बोला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें उनके आस्तीन का सांप दिखाया और एक छोटी सी कहानी सुनाई। जो भी हो, बेटा तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। मालिक करण से बहुत खुश थे और करण को ये खुशी थी कि उसने बहुत से परिवार को बिखरने से बचा लिया। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कल्लू पहलवान या भीमा जैसे कई लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमें बहकाते हैं। समझदारी इसी में है कि हम बहकावे में ना आए और अपने जीवन का हर निर्णय सोच विचार और सूझबूझ से लें। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।